welcome to National Rankers. Myself पापा गुप्ता सेरीवाल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट और क्लास 12 के अकाउंट में चैप्टर 3 साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, जिसके कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी है, जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है? जब भी साझेदारी समझौते में किसी तरह का कोई परिवर्तन किया जाता है तो वो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। फर्म में नए साझेदार को प्रवेश क्यों दिया जाता है? अगला क्वेश्चन है हमारा। जब भी अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है या व्यापार के विस्तार की आवश्यकता होती है या किसी प्रबंधकीय कुशलता वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है तो नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। त्याग का अनुपात क्या है? त्याग का अनुपात वह अनुपात होता है जो पुराना साझेदार किसी नए साझेदार के लिए करता है। जब भी कोई नया साझेदार आता है या फर्म के विद्यमान साझेदारों के अनुपात में किसी तरह का कोई परिवर्तन होता है तो अगर किसी साझेदार का हिस्सा पहले से कम हो जाता है तो वो उसके द्वारा किया गया त्याग होता है। लाभ या नफे के अनुपात का अर्थ समझाइए। लाभ या नफे का अनुपात वह अनुपात होता है जो किसी साझेदार पुराने साझेदार को पहले की तुलना में अधिक मिलता है। जब किसी साझेदार को पहले की तुलना में अधिक लाभ मिलता है तो वो लाभ या नफे का अनुपात कहलाता है। इसका सूत्र हो जाता है हमारा नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। अधिलाभ को समझाइए। अधिलाभ जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अधिक होने वाला लाभ। जब भी सामान्य लाभ से या औसत लाभ से अधिक लाभ होता है फर्म को, जब भी कोई फर्म ये अनुमान करती है कि उसको एक निश्चित लाभ हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा उसको लाभ होता है तो वो अधिलाभ कहलाता है। मतलब औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ बराबर अधिलाभ। इसके बाद देखिए आप साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की विशेषताएं बताइए। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की क्या विशेषताएं हैं ये हमको बतानी है। अब साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या होता है कि जो पुराना अनुबंध है वो समाप्त हो जाता है और एक नया अनुबंध उनके बीच में हो जाता है। पुनर्गठित फर्म जो रहती है उसका व्यवसाय चालू रहता है, व्यवसाय बंद नहीं होता है, बस उनके समझौते में अंतर आ जाता है। उसके बाद जो पुराना संबंध है, पुराना अनुबंध है वो समाप्त हो जाता है और एक नया अनुबंध उनके बीच में आ जाता है। ख्याति की विशेषताएं या लक्षण बताइए। आप ख्याति की विशेषताएं, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति जो दिखाई नहीं देती है। ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है। ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है। ये सब क्या है? ख्याति की विशेषताएं। ख्याति सिर्फ समृद्ध व्यवसाय की होती है, जो व्यवसाय चल रहा है निरंतर और समृद्ध है उसी की ख्याति होती है। ये सब थी ख्याति की विशेषताएं। अब हमको बताना है सामान्य लाभ और अधिलाभ में अंतर। अब जो लगाई गई पूंजी है व्यापार में उसमें जो अपेक्षित लाभ होता है वो सामान्य लाभ कहलाता है और अधिलाभ सामान्य औसत लाभ से अधिक जो लाभ होता है वो अधिलाभ कहलाता है। इसको निकालने का सूत्र है विनियोजित पूंजी इंटू दर बटा 100 और इसको निकालने का सूत्र है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ बराबर अधिलाभ। अब सामान्य लाभ की गणना पहले की जाती है और फिर सामान्य लाभ की गणना के आधार पर अधिलाभ की गणना की जाती है। सबसे बड़ा अंतर इसका ये हो गया। अब सामान्य लाभ की स्थिति में क्या होता है? ख्याति का मूल्य नहीं होता है, जबकि अधिलाभ की स्थिति में क्या होता है? ख्याति का मूल्य होता है। इसके बाद दीर्घोत्तरी। त्याग का अनुपात और नफे के अनुपात में अंतर बताइए। सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो त्याग का अनुपात जो किसी पुराने साझेदार के द्वारा नए साझेदार के लिए या लाभ अनुपात में परिवर्तन के कारण जो किया जाता है वो त्याग का अनुपात कहलाता है। उसी तरह से नफे का अनुपात, नफे का जो अनुपात है वो साझेदारों को पहले की तुलना में अधिक मिलने वाला लाभ है। त्याग के अनुपात का सूत्र है
पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। उसी तरह से जो नफे का अनुपात है उसका सूत्र है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। अब ख्याति को निर्धारित करने वाले घटक बताइए, किन कारणों से ख्याति प्रभावित होती है, क्या कारण है कि ख्याति बनती है। सबसे पहला कारण है व्यापार की स्थिति। अगर व्यापार की स्थिति ऐसी है, व्यापार की जो लोकेशन है वो अच्छी है, जहां पर ग्राहकों को जाने में सुविधा होती है, तो ऐसा व्यापार ख्याति अर्जित कर लेता है। व्यापारी की ईमानदारी, व्यक्तिगत चातुर्य उसका, और उसके जो व्यक्तिगत गुण हैं उसके कारण ऐसा व्यवसाय ख्याति जल्दी अर्जित रहता है। कस्टमर उसके पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं। कभी कभी एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन और अच्छी प्राइस स्कीम निकालने के कारण भी ग्राहक व्यवसाय की ओर आकर्षित होते हैं। इसके अलावा अगर उचित दाम पर उचित वस्तुएं जहां पर बेची जाती हैं, ऐसा व्यापार जल्दी ख्याति अर्जित कर लेता है। ये ख्याति को प्रभावित करता है, उचित दाम पर उचित वस्तु। इसके बाद विक्रय के बाद सेवा। बहुत से दुकानदार क्या करते हैं, विक्रय के बाद सेवाएं देते हैं, जैसे कि फ्री होम डिलीवरी दे देना, है ना। उसके अलावा 1 या 2 सर्विस फ्री। जब भी कोई, मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आपने खरीदा है और उसमें कुछ खराबी आ गई, तो फर्स्ट बार खराबी आई है या उसके बाद 1-2 बार और खराबी आई है, तो वो उसकी कोई सर्विस चार्ज नहीं लेता है। तो ऐसी जो स्कीम्स होती है वो कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इसके बाद एकाधिकार। कभी कभी कुछ वस्तुओं को बेचने का अधिकार एक ही व्यक्ति के पास होने से जो ग्राहक है उसी व्यापार की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये सब क्या कारण है ख्याति के उत्पन्न होने के। अब हम देखेंगे ख्याति के प्रकार। ख्याति के कितने प्रकार की होती है। ख्याति 4 प्रकार की पढ़ी हमने। नंबर 1, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। बिल्ली का स्वभाव की ख्याति, ऐसी या स्थानीय ख्याति भी कहा जाता है इसको। ऐसी ख्याति जो व्यापार के साथ रहती है, व्यापारी के साथ नहीं रहती है। बिल्ली का स्वभाव एक ही जगह पर स्थिर होना। उसी तरह से कुछ ख्याति भी होती है जो एक ही जगह पर रहती है, अपना ही जगह नहीं छोड़ती। तो जो स्थानीय ख्याति है, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति है, इसका मूल्य अधिक होता है। इसके बाद है चूहे के स्वभाव की ख्याति। चूहे का स्वभाव क्या होता है, इधर उधर घूमना। तो कुछ ख्याति भी क्या होती है, इसी प्रकार की होती है, जो वस्तु के एकाधिकार के गुणों के कारण होती है। आज किसी वस्तु को बेचने का अधिकार किसी एक फर्म के पास है, तो कस्टमर उसके पास जाएंगे। कल उसका अधिकार, लाइसेंस किसी और को मिल जाएगा, तो क्या होगा, कस्टमर वहां जाने लग जाएंगे। तो ये थी चूहे के स्वभाव की ख्याति। इसके बाद एक कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति को व्यक्तिगत ख्याति भी कहा जाता है। अब ये जो ख्याति होती है व्यापारी के व्यक्तिगत गुणों से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है ये, व्यापारी के व्यक्तिगत गुणों से। तो ये जो ख्याति रहती है वो व्यापारी के साथ रहती है, क्योंकि कुत्ते का स्वभाव भी क्या होता है, अपने मास्टर के प्रति वफादार होता है। जहां उसका मालिक जाता है वो भी वहीं जाता है। तो ख्याति भी ये इसी प्रकार की होती है कि वो व्यापार के साथ न रहकर व्यापारी के साथ चली जाती है। तो इस ख्याति का मूल्य बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति से कम होती है। इसके बाद हमने एक और पढ़ी थी खरगोश के स्वभाव की ख्याति, जो मतलब एक ही जगह पर रहती है, वो ज्यादा इधर उधर नहीं होती है। इसकी जो ख्याति है ये बहुत कम पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद है औसत लाभ और अधिलाभ में अंतर। औसत लाभ कुछ वर्षों के वास्तविक लाभ या हानि को घटाकर कुछ वर्षों की संख्या से भाग देने पर जो राशि आती है वो औसत लाभ कहलाती है। और सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का जो आधिक्य होता है वो अधिलाभ कहलाता है। औसत लाभ को निकालने का सूत्र होता है निर्धारित वर्षों की संख्या, निर्धारित वर्षों का लाभ माइनस हानि अपॉन में कुल वर्षों की संख्या। और अधिलाभ निकालने का सूत्र औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। उसके बाद इसमें विनियोजित पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें विनियोजित पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके बाद इसमें सामान्य लाभ की गणना नहीं की जाती है और इसमें सामान्य लाभ की गणना करना जरूरी है, क्योंकि सामान्य लाभ के आधार पर ही इसमें अधिलाभ निकाला जाता है।
अब ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों को समझाइए। ख्याति के मूल्यांकन की हमने विधियां पढ़ी हैं। सबसे पहली पढ़ी औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि जिसमें पिछले वर्षों के औसत के आधार पर, औसत लाभ के आधार पर क्रय के वर्षों की संख्या से गुणा करके ख्याति का मूल्य निकाला जाता है, औसत लाभ विधि। इसके बाद हमने पढ़ी थी अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि में एक दो विधियां पढ़ी, एक तो अधिलाभ के क्रय के वर्षों के आधार पर, और दूसरी पढ़ी हमने पूंजीकरण विधि। तो क्रय के वर्षों के आधार पर ख्याति का मूल्य निकालने के लिए हमको सबसे पहले सामान्य लाभ की जरूरत होगी। सामान्य लाभ हम ये देखेंगे कि व्यापार में कितनी पूंजी लगी हुई है और फिर उस पूंजी के ऊपर उसको कितना लाभ हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम पहले सामान्य लाभ निकालेंगे। फिर सामान्य लाभ निकालने के बाद हम अधिलाभ निकालेंगे। अधिलाभ जिसका सूत्र मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। फिर अधिलाभ की गणना करने के बाद क्रय के जितने भी वर्ष आपको प्रश्न में दिए गए हैं, क्वेश्चन में दिए गए हैं, उनका गुणा करके आप ख्याति का मूल्य निकाल सकते हैं। ये थी अधिलाभ की क्रय के वर्षों के आधार पर जो सिंपल विधि है वो। दूसरी है पूंजीकरण विधि। तो पूंजीकरण विधि में भी ख्याति निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, अधिलाभ की जरूरत पड़ती है। अधिलाभ निकालने का वही तरीका है जो अधिलाभ की साधारण विधि में है। अधिलाभ के लिए पहले सामान्य लाभ निकाला जाएगा, सामान्य लाभ निकालने के बाद फिर उससे अधिलाभ निकालेंगे और फिर अधिलाभ के आधार पर हम पूंजीकरण की दर से ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। अधिलाभ इंटू 100 अपॉन में पूंजीकरण की दर जो भी है व्यापार में दी गई है, लगाई गई 12% 15%, वो आपको उसके आधार पर ख्याति निकालना है। एक है वार्षिकी विधि। तो वार्षिकी विधि में भी आपको अधिलाभ की जरूरत होगी। तो पहले सामान्य लाभ, फिर अधिलाभ और फिर अधिलाभ के बाद जो भी वार्षिकी की दर आपको क्वेश्चन में दी गई है 3.78 या जो भी क्वेश्चन में आपको दी जाएगी उससे गुणा करके आप ख्याति का मूल्य निकाल सकते हैं।